नमस्कार, द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम किसी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट की बिल्कुल शुरुआती लेकिन शायद सबसे ज़रूरी कड़ी पर गौर कर रहे हैं। वो है समस्या को ठीक से समझना, खासकर तब जब समाधान के तौर पर मशीन लर्निंग यानी एमएल पर विचार किया जा रहा हो। इसके लिए हमारे पास गूगल डेवलपर्स के मशीन लर्निंग सेक्शन से कुछ महत्वपूर्ण इनसाइट्स हैं। आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि किसी दी गई समस्या के लिए एमएल वाकई सही रास्ता है भी या नहीं, और अगर है तो सफर शुरू कैसे करना चाहिए। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहला कदम जो बताया गया है वो है अपने लक्ष्य को नॉन एमएल शब्दों में बयान करना। सुनने में आसान लगता है, पर इसका मतलब है कि बिना किसी टेक्निकल जार्गन के बिल्कुल साफ साफ बताना कि हम असल में हासिल क्या करना चाहते हैं। सोर्स में इसे समझाने के लिए कुछ दिलचस्प उदाहरण दिए गए हैं। जैसे सोचिए एक वेदर ऐप का असली मकसद क्या हो सकता है। शायद ये कि किसी खास इलाके के लिए अगले 6 घंटों में बारिश होने का अनुमान लगाना, या एक फैशन ऐप, उसका लक्ष्य हो सकता है नए नए शर्ट डिजाइन बनाना। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ उदाहरण नहीं है, ये एक फंडामेंटल सिद्धांत है। लक्ष्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के भारी भरकम शब्दों से आजाद। जैसे मेल ऐप का काम स्पैम ईमेल्स को पकड़ना है, या मैप ऐप का काम यात्रा का समय बताना है। ये क्लैरिटी ही आगे की दिशा तय करती है। क्या रिसोर्सेज लगेंगे, सफलता कैसी दिखेगी, और क्या ये वाकई करने लायक काम है भी या नहीं। बिना स्पष्ट लक्ष्य के प्रोजेक्ट अक्सर शुरू होने से पहले ही भटक जाता है। और ये भटकाव अक्सर इस सोच से शुरू होता है कि अरे ये मुश्किल लग रहा है, चलो एमएल ट्राई करते हैं। ऐसा लगता है जैसे एमएल कोई जादुई चिराग हो, लेकिन जैसा सोर्स बताता है ये हर ताले की चाबी नहीं है। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड टूल है। तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि क्या कोई सरल बिना मशीन लर्निंग वाला तरीका नॉन एमएल समाधान काम कर सकता है। एग्जैक्टली, एकदम सही कहा। जल्दबाजी में एमएल पर कूद पड़ना महंगा भी साबित हो सकता है और बेअसर भी। पहले ये समझना जरूरी है कि एमएल सिस्टम्स मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं, प्रेडिक्टिव एमएल और जनरेटिव एआई। प्रेडिक्टिव एमएल जैसा नाम से जाहिर है, इनपुट डेटा चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज, ऑडियो, वीडियो या नंबर्स लेकर उसके आधार पर एक प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी करता है। अच्छा। जैसे ये बताना कि कोई ईमेल स्पैम है या नहीं, कल मौसम कैसा रहेगा, या शेयर बाजार में किसी स्टॉक की कीमत क्या हो सकती है। अच्छी बात यह है कि इसके नतीजों को यानी प्रेडिक्शंस को अक्सर असलियत से मिलाकर देखा जा सकता है। क्या भविष्यवाणी सही निकली? इसकी ट्रेनिंग के तरीके भी अलग अलग होते हैं, जैसे सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड या रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें डेटा लेबल्ड भी हो सकता है और अनलेबल्ड भी। दूसरी तरफ है जनरेटिव एआई, जो आजकल काफी चर्चा में है। बहुत ज्यादा। ये भी इनपुट लेता है, लेकिन इसका काम भविष्यवाणी करना नहीं बल्कि कुछ नया बनाना है, नया कंटेंट जनरेट करना। जैसे किसी लंबे लेख का छोटा समरी तैयार करना, एक बिल्कुल नई ऑडियो क्लिप बनाना, या शायद एक छोटा वीडियो ही बना देना। इसकी ट्रेनिंग अक्सर बहुत बड़े पैमाने पर अनलेबल्ड डेटा पर होती है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मतलब LLMs इसी का उदाहरण है। सुना है। बाद में इन मॉडल्स को खास कामों के लिए फाइन ट्यून किया जा सकता है, जैसे क्लासिफिकेशन के लिए लेबल्ड डेटा पर ट्रेन करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधे एमएल सॉल्यूशन बनाने के बजाय समझदारी इसी में है कि पहले देखा जाए कि क्या कोई मौजूदा नॉन एमएल सॉल्यूशन है जिसे बेहतर बनाया जा सकता है, और अगर कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तो सोर्स कहता है कि मैन्युअली एक ह्यूरिस्टिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ह्यूरिस्टिक ये क्या वाला है? कोई आसान तरीका समझने का? ह्यूरिस्टिक को आप एक तरह का अंगूठे का नियम या सरल अनुमान पर आधारित तरीका समझ सकती हैं। ये परफेक्ट नहीं होता, बस एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है। अच्छा, एक स्टार्टिंग पॉइंट। और यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। ये नॉन एमएल सॉल्यूशन, चाहे वो पहले से मौजूद हो या अपनी ह्यूरिस्टिक के तौर पर बनाया हो, ये एक बेंचमार्क बन जाता है। बेंचमार्क? एक आधार रेखा जिससे आप भविष्य में बनने वाले किसी भी एमएल सॉल्यूशन की परफॉर्मेंस को नाप सकते हैं। अच्छा, तो ये बेंचमार्क वाली बात काफी महत्वपूर्ण लगती है। मतलब इसके बिना हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि एमएल लगाने से कुछ फायदा हुआ भी या नहीं। बिल्कुल। और इसी बेंचमार्क से तुलना करते समय कुछ बेहद जरूरी सवाल उठते हैं जिन पर सोर्स जोर देता है। पहला सवाल है क्वालिटी का। आपको क्या लगता है जो एमएल सॉल्यूशन आप बनाने की सोच रहे हैं वो मौजूदा नॉन एमएल तरीके से कितना बेहतर होगा? क्या सुधार इतना बड़ा है कि एमएल की कॉम्प्लेक्सिटी और खर्च को जायज ठहरा सके? अगर सुधार बहुत मामूली है तो शायद मौजूदा समाधान ही बेहतर है।
दूसरा बड़ा सवाल है कॉस्ट एंड मेंटेनेंस का। हाँ, ये भी जरूरी है। एमएल सॉल्यूशन बनाने और चलाने में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कितना खर्च आएगा? इसमें सिर्फ पैसे की बात नहीं है, कंप्यूट रिसोर्सेज, डेवलपमेंट का समय, ये सब शामिल है। और हाँ, एमएल मॉडल्स को अक्सर लगातार निगरानी और रखरखाव की जरूरत पड़ती है। क्या आपकी टीम के पास इसके लिए एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज हैं? सही बात। क्या लोग हैं, क्या बजट है? हाँ, क्या एमएल एक्सपर्टीज वाले लोगों को ट्रेन करने या हायर करने की जरूरत पड़ेगी? हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कभी-कभी बहुत बड़े सिस्टम्स में एमएल से होने वाला छोटा सा सुधार भी उसके बढ़े हुए खर्च को जस्टिफाई कर सकता है। ये सारे सवाल शुरू में ही सोचने होंगे। ये तो काफी सोचने वाली बात है, और सोर्स में भी शायद इसीलिए पूछा गया है कि एमएल सॉल्यूशन का एनालिसिस करने से पहले नॉन एमएल सॉल्यूशन या ह्यूरिस्टिक क्यों जरूरी है। तो जवाब यही हुआ कि वो बेंचमार्क है, वो पैमाना है जिससे एमएल की असली कीमत और प्रदर्शन को मापा जाता है। बिना इसके हम अंधेरे में तीर चला रहे होंगे। चलिए अब प्रिडिक्टिव एमएल पर थोड़ा और ध्यान देते हैं, जहां आपने कहा था कि डेटा ही सब कुछ है। हाँ, अच्छी प्रेडिक्शंस के लिए ऐसे डेटा की जरूरत होती है जिसमें प्रिडिक्टिव पावर वाले फीचर्स हों। फीचर्स मतलब डेटा के वो हिस्से जिनमें छुपी हुई जानकारी हो, जो हमें नतीजे का अंदाजा लगाने में मदद कर सकें। एकदम सही। डेटा प्रिडिक्टिव एमएल की जान है, लेकिन सिर्फ डेटा होना काफी नहीं है। उस डेटा में कुछ खासियतें होनी चाहिए जिनका सोर्स में जिक्र है। पहला, अबंडेंट यानी प्रचुर मात्रा में। डेटा सेट में जितने ज्यादा रेलेवेंट और काम के उदाहरण होंगे, मॉडल उतना ही बेहतर सीखेगा। ज्यादा डेटा मतलब पैटर्न्स को पहचानने और सीखने के ज्यादा मौके। ठीक है, ज्यादा डेटा, बेहतर लर्निंग। दूसरा, कंसिस्टेंट एंड रिलायबल मतलब सतत और विश्वसनीय। डेटा लगातार और भरोसेमंद तरीके से इकट्ठा किया गया हो। जैसे मौसम का अनुमान लगाने के लिए कई सालों तक एक ही तरह के भरोसेमंद उपकरणों से लिया गया डेटा ज्यादा अच्छा होगा। इनकंसिस्टेंट डेटा मॉडल को कंफ्यूज कर सकता है। कंसिस्टेंसी जरूरी है। तीसरा, ट्रस्टेड यानी विश्वसनीय स्रोत। ये जानना बहुत जरूरी है कि डेटा आ कहां से रहा है। क्या ये आपके अपने भरोसेमंद स्रोत से है, जैसे आपके प्रोडक्ट के लॉग्स, या किसी अनजान स्रोत से, जैसे किसी और एमएल सिस्टम का आउटपुट जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है। डेटा का सोर्स उसकी रिलायबिलिटी तय करता है। अच्छा, सोर्स का पता होना चाहिए। चौथा, अवेलेबल यानी उपलब्ध। प्रिडिक्शन करते समय मॉडल को जिन इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी वो सभी सही फॉर्मेट में मौजूद होने चाहिए। अगर असलियत में प्रिडिक्शन करते वक्त कोई फीचर मिलना मुश्किल या नामुमकिन है तो उसे ट्रेनिंग डेटा सेट से हटा देना ही बेहतर है, भले ही वो कितना भी प्रिडिक्टिव क्यों ना लगे। ये प्रैक्टिकल पॉइंट है। पांचवा, करेक्ट यानी सही। देखिए, बड़े डेटा सेट्स में कुछ लेबल्स यानी प्रिडिक्शंस के सही जवाब गलत हो सकते हैं, ये आम बात है। लेकिन अगर ज्यादातर लेबल्स ही गलत हैं तो मॉडल गलत सीखेगा और खराब प्रिडिक्शंस देगा। डेटा की एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात। बिल्कुल। और छठा, रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि। डेटा सेट को असल दुनिया का मोगलिस्टिक सही नक्शा पेश करना चाहिए। यानी डेटा उन स्थितियों और बर्ताव को दिखाए जिन्हें मॉडल समझने की कोशिश कर रहा है। अगर डेटा सेट असल दुनिया से मेल नहीं खाता तो मॉडल ट्रेनिंग में भले ही अच्छा दिखे, रियल वर्ल्ड में फेल हो जाएगा। ये एक बहुत आम गलती है। बाप रे, मतलब सिर्फ डेटा इकट्ठा कर लेना काफी नहीं है, उसकी इतनी सारी कसौटियों पर खरा उतरना जरूरी है। संक्षेप में कहें तो अगर सही फॉर्मेट, सही मात्रा और गुणवत्ता वाला डेटा नहीं है तो एमएल मॉडल से अच्छे नतीजों की उम्मीद करना बेकार है। बिल्कुल। और डेटा की गुणवत्ता के साथ एक और चीज जुड़ी है, फीचर्स की प्रिडिक्टिव पावर। प्रिडिक्टिव पावर। अच्छे प्रिडिक्शंस के लिए डेटा सेट के फीचर्स में ये पावर होनी चाहिए। कोई फीचर किसी लेबल, जिस चीज को प्रिडिक्ट करना है, से जितना ज्यादा कोरिलेटेड होता है, मतलब जुड़ा होता है, उसके उस लेबल को प्रिडिक्ट करने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। कोरिलेशन का आसान मतलब है कि जब फीचर की वैल्यू बदलती है तो लेबल की वैल्यू भी एक अंदाजे के मुताबिक बदलती है। हाँ, ये समझ आता है। जैसे सोर्स वाले वेदर डेटा सेट के उदाहरण पर वापस जाएं तो बादल कितने छाए हैं, क्लाउड कवरेज, तापमान, टेम्परेचर, ओस बिंदु, ड्यू पॉइंट, ये फीचर्स बारिश होने की संभावना बताने के लिए चांद की कला, मून फेज या हफ्ता के दिन, डे ऑफ वीक से कहीं ज्यादा प्रिडिक्टिव होंगे। बिल्कुल।
इसी तरह अगर कोई वीडियो ऐप ये प्रिडिक्ट करना चाहता है कि यूजर को कौन सा वीडियो पसंद आएगा, तो शायद वीडियो का वीडियो डिस्क्रिप्शन, उसकी लंबाई, लेंथ या उसे कितने लोगों ने देखा है, व्यूज, ये ज्यादा प्रिडिक्टिव फीचर्स होंगे। हाँ, सही। और ये पता लगाना कि किन फीचर्स में प्रिडिक्टिव पावर है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण काम है। इसमें वक्त लग सकता है। एक तरीका तो ये है कि आप मैन्युअली फीचर्स को एक-एक करके हटाकर या जोड़कर मॉडल ट्रेन करें और देखें कि परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है। लेकिन ये तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। हाँ, थकाऊ हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इसे ऑटोमेट करने के तरीके भी हैं। पियर्सन कोरिलेशन, एडजस्टेड म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, AMI और शैप्ली वैल्यू जैसे एल्गोरिदम्स फीचर्स की प्रिडिक्टिव पावर का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। इससे ये प्रक्रिया तेज और ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाती है। अच्छा, तो टूल्स भी हैं मदद के लिए। तो सोर्स में जो एक और सवाल था कि डेटा सेट्स का एनालिसिस करते समय किन 3 प्रमुख विशेषताओं को देखना चाहिए, उसका जवाब इन्हीं बातों में छिपा है। डेटा असल दुनिया जैसा हो, रिप्रेजेंटेटिव, उसमें मौन सही हो, करेक्ट वैल्यूज और फीचर्स में प्रिडिक्शन करने की ताकत हो, प्रिडिक्टिव पावर। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक और बहुत जरूरी बात पे ध्यान देना होगा, प्रिडिक्शंस और एक्शंस के बीच का रिश्ता। प्रिडिक्शंस वर्सेस एक्शंस। हाँ, किसी चीज की प्रिडिक्शन करने का तब तक कोई असली फायदा नहीं है जब तक आप उस प्रिडिक्शन को किसी ऐसे एक्शन में ना बदल सकें जिससे यूजर्स को मदद मिले। मॉडल का आउटपुट सिर्फ एक नंबर या कैटेगरी बनकर नहीं रह जाना चाहिए। प्रोडक्ट को उस आउटपुट के आधार पर कुछ ठोस करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे अगर कोई मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि यूजर को कोई वीडियो पसंद आएगा, तो ऐप को वो वीडियो यूजर को रिकमेंड करना चाहिए। प्रिडिक्शन एक्शन में बदलनी चाहिए। एग्जैक्टली। या अगर मॉडल कहता है कि बारिश होने वाली है, तो वेदर ऐप को यूजर को अलर्ट भेजना चाहिए। प्रिडिक्शन का असली मूल्य तभी है जब वो किसी काम आए, एक्शनेबल हो। सोर्स में इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए एक कॉल सेंटर का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए एक बड़ी कंपनी की इंजीनियरिंग टीम है जो आने वाली फोन कॉल्स को मैनेज करती है। उनका लक्ष्य क्या है? कॉल करने वालों को ये बताना कि मौजूदा कॉल वॉल्यूम को देखते हुए उन्हें कितनी देर होल्ड पर इंतजार करना पड़ सकता है। ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ, फिलहाल उनके पास इसका कोई पक्का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन वो एक ह्यूरिस्टिक सोच सकते हैं, एक अंदाजा लगाने का तरीका। जैसे अभी होल्ड पर ग्राहकों की संख्या, फोन उठाने वाले कर्मचारियों की संख्या, 10 मिनट। ये एक सरल अनुमान है। हाँ, काफी सरल। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि कुछ ग्राहकों की समस्या 2 मिनट में हल हो जाती है, तो कुछ की 45 मिनट या उससे भी ज्यादा ले लेती है। मतलब हर कॉल का समय बहुत अलग अलग होता है। ऐसी स्थिति में उनका ये ह्यूरिस्टिक शायद ज्यादा भरोसेमंद नहीं होगा। बिल्कुल। अनुमान कभी बहुत ज्यादा होगा, कभी बहुत कम, जिससे कॉलर्स को परेशानी हो सकती है। यहाँ ML की जरूरत महसूस होती है। वो एक डेटा सेट बना सकते हैं जिसमें कॉल से जुड़े फीचर्स हों, जैसे नंबर ऑफ कॉल सेंटर फोन्स, कितने फोन चालू हैं, यूजर इशू, ग्राहक की समस्या क्या है, टाइम टू रिजॉल्व, समस्या सुलझाने में पिछला औसत समय, कॉल टाइम, किस समय कॉल आई, और टाइम ऑन होल्ड, असल में कितनी देर इंतजार करना पड़ा। ये हमारा लेबल होगा। अच्छा, तो ये सब डेटा इकट्ठा करना होगा। हाँ, तो अब सवाल उठता है, जो सोर्स भी पूछता है, क्या इस कॉल सेंटर की समस्या के लिए ML का इस्तेमाल करना सही रहेगा? और सोर्स का निष्कर्ष है, हाँ, इस केस में ML एक अच्छा विकल्प है। क्यों? क्यों? क्योंकि टीम का लक्ष्य साफ है। उनका ह्यूरिस्टिक काफी नहीं है, क्योंकि वो कॉल टाइम की वेरिएबिलिटी को हैंडल नहीं कर पा रहा है। और सबसे जरूरी बात, जो डेटा सेट वो बना सकते हैं, उसमें टाइम ऑन होल्ड को प्रिडिक्ट करने के लिए अच्छे फीचर्स मौजूद दिखते हैं, जैसे यूजर इशू या कॉल टाइम। इन फीचर से इंतजार के समय का ज्यादा सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। हाँ, ये बात सही लगती है। फीचर्स में प्रिडिक्टिव पावर दिख रही है। इस पूरी बातचीत में कुछ शब्द बार बार आए हैं जिन्हें समझना ML प्रोजेक्ट्स पर काम करने या उनके बारे में बात करने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, की टर्म्स। बिल्कुल। डेटा सेट, डेटा का संग्रह। फीचर, डेटा का एक गुण या विशेषता जिसे मापा जा सके। ह्यूरिस्टिक, अनुमान पर आधारित सरल समाधान। और लेबल, प्रिडिक्टिव ML में वो चीज जिसे हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। और प्रिडिक्शन, मॉडल का अनुमान या नतीजा। ये ML की शब्दावली के आधार हैं। ये याद रखना जरूरी है। तो कुल मिलाकर आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? यही कि किसी भी ML प्रोजेक्ट में हाथ डालने से पहले अपना होमवर्क करना बेहद जरूरी है।
बिल्कुल। समस्या को ठीक से समझना, लक्ष्य साफ करना, नॉन एमएल विकल्पों पर विचार करना और सबसे महत्वपूर्ण, अपने डेटा की उपलब्धता, गुणवत्ता और प्रिडिक्टिव पावर का ईमानदारी से मूल्यांकन करना। ये शुरुआती कदम अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, लेकिन असल में यही सफलता की नींव रखते हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये शुरुआती ग्राउंड वर्क, ये ढांचा तैयार करना, अक्सर बाद में चुनी जाने वाली स्पेसिफिक एमएल टेक्नोलॉजीज से भी ज्यादा अहमियत रखता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा? हाँ, कई बार सही सवाल पूछना और बुनियादी चीजों को दुरुस्त करना ही एक कामयाब एमएल इम्प्लीमेंटेशन की गारंटी देता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सुनिश्चित करता है कि एमएल का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि ये आजकल चलन में है या कूल लगता है। हाँ, बस ट्रेंड फॉलो करने के लिए नहीं। बिल्कुल, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वाकई कोई कीमत अदा कर रहा है, यूजर्स की मदद कर रहा है या किसी प्रक्रिया को बेहतर बना रहा है। टेक्नोलॉजी को समस्या का समाधान बनना चाहिए, खुद एक समस्या नहीं। बहुत सही कहा, टेक्नोलॉजी समाधान बने, समस्या नहीं। तो आज की चर्चा से एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। जब समस्या को परिभाषित करने और लक्ष्य तय करने जैसे इन बुनियादी शुरुआती चरणों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो अच्छे इरादों वाले एमएल प्रोजेक्ट्स भी कैसे राह भटक सकते हैं। भले ही उनके पास कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो और कितना भी डेटा क्यों ना हो, अगर नींव ही कमजोर है तो इमारत कितनी मजबूत बन सकती है। द फनल इफेक्ट देखने के लिए धन्यवाद।